हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली वाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को कवर किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 को भी कवर किया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना है, जिसमें ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जिन्हें आप एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं और इसी प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि वह चाहते हैं कि उनके सारे ही स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टेड रहे पढ़ाई को लेकर? उस टीचर को मैक्सिमम यूज करना चाहिए टीचिंग एड का। तो टीचिंग एड क्या होता है? जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, मैथ्स हो गया, ये मैंने टीचिंग एड वाले लेक्चर में कवर किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं कि टीचिंग एड क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड और ऑडियो एड। तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्कशन करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए स्टूडेंट्स के साथ चीजों को डिस्कस करना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहना चाहिए पढ़ाते वक्त। तो क्या करने से स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे उनके क्लास में? तो सारे ही एबव जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, तो उनके स्टूडेंट्स क्लास में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड दिखेंगे। नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण का क्या तात्पर्य होता है? क्या उद्देश्य होता है कि अचीवमेंट टेस्ट लिया जाए या देखा जाए? तो क्या इसके पीछे जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए सिलेक्शन करवाना होता है, ये रीजन है? या फिर किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने होते हैं, इसलिए अचीवमेंट टेस्ट करवाई जाती है? या फिर किसी स्टूडेंट्स या लर्नर्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना होता है शिक्षक को, इसीलिए अचीवमेंट टेस्ट होता है? या अचीवमेंट टेस्ट होने का कारण है कि स्टूडेंट्स में कितना डेवलपमेंट हुआ, वो चीज़ों को कितना सीख रहे हैं, उसे आंकने के लिए किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अचीवमेंट टेस्ट से टीचर ये देख सकते हैं कि अपने उनके पढ़ाए गए तरीके से एक लर्नर चीजों को कितनी आसानी से सीख पा रहा है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? इससे क्या पता लगाया जाता है? तो देखिए, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होता है ना, इसमें टीचर क्या करते हैं, उनके लर्नर्स यदि पढ़ नहीं रहे, उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो यहाँ टीचर की क्या ड्यूटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के नहीं पढ़ने के पीछे क्या कारण है, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं और उस कारण पे काम करते हैं, जिससे कि उस स्टूडेंट को जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ाई में, वो पढ़ना शुरू कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे और अच्छे से मैंने मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करा है, तो आप वहां से इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई टीचर बोल रहा है कि वो क्लासरूम में ऑथेंटिक मटेरियल यूज कर रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या वो सोर्सेज जो है ऑथराइज्ड है, अधिकृत है, या वो रियल वर्ल्ड, रियल दुनिया से लिए गए हैं, वास्तविक दुनिया से? कोई ऑनलाइन सोर्स है, मतलब कि गूगल से सर्च कर लिया जाए तो वो क्या होता है, ऑनलाइन सोर्स का एग्जांपल है? या सेल्फ एसेस सेंटर, या वो खुद से भी सर्च करके कलेक्ट किए हैं? तो क्या हो जाएगा, अगर कोई ऑथेंटिक मटेरियल है तो ऑफ कोर्स वो ऑथराइज्ड सोर्स होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड अचीवमेंट टेस्ट की? यानी कि एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसकी विशेषता कौन नहीं है? रिलिएबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, निष्पक्षतावाद ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिगुइटी अनिश्चितता, वैलिडिटी वैधता। तो कौन नहीं होगा? तो एम्बिगुइटी यानी कि अनिश्चितता। ये क्या होती है? अनिश्चितता होना, यानी कि कोई चीज निश्चित ना होना। तो निश्चित ना होना ये कोई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है गुड अचीवमेंट टेस्ट की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या नहीं होगा? कौन सा स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे? पहला है कि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई आउटकम नहीं आता है, या फिर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, या फिर प्रॉब्लम्स को छोटे टुकड़ों में नहीं बांटते हैं, या फिर कोई स्ट्रेटजी नहीं खोजते हैं उसे सॉल्व करने का। तो देखिए, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो पहला चीज क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन को।
क्वेश्चन क्या है उसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक स्टेप है। अब जब हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके रिलेटेड एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजी है जिसे यूज करके उसे सॉल्व किया जा सकता है। और जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, आउटकम मिल जाएगा। तो इसीलिए ये तीनों ही स्टेप फॉलो होते हैं सिवाय ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स, ये फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एजुकेशन में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, क्या मोटिवेशन से बच्चों को इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ाई में, या फिर मोटिवेशन से बच्चों की मेमोरी याददाश्त तेज हो जाती है, या फिर मोटिवेशन से बच्चों में एक्सपीरियंस आ जाता है, उन्हें अनुभव मिल जाता है, या फिर बच्चे मोटिवेशन के थ्रू नई चीजें जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, उसे ओल्ड चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। तो मोटिवेशन से ना बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। अगर बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे कि एक बच्चा कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है और वो लगातार 2-3 बार फेल हो जाता है तो वो हार जाता है कि अब उससे नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यदि हम बोलेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं चीजों को वहीं छोड़ देगा। लेकिन अगर हम उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, अंदर से उन्हें प्रेरणा दें, तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और सेम चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और हो सकता है कि वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाए इसी प्रेरणा मोटिवेशन के कारण। नेक्स्ट, आप यदि टीचर होंगे तो आप क्या पसंद करेंगे? कहाँ के स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? अपने ही गांव के स्कूल में, या फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में जहाँ पे अमीर बच्चे पढ़ते हों, या फिर ऐसे जगह पे या ऐसे स्कूल में जहाँ का प्रिंसिपल आपका जान पहचान का हो, या किसी भी स्कूल में? तो एज अ टीचर आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपका वर्क है सोशल वर्क। आपको कोई भी स्कूल मिले आप वहाँ के स्टूडेंट्स को 100% दें और अच्छे से पढ़ाएं, यही आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो आपको कोई भी स्कूल मिले आप वहाँ पढ़ाएंगे, यही आपकी सोच भी होनी चाहिए, ना कि सिलेक्शन कि आपका प्रिंसिपल से जान पहचान है तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, या जहाँ रिच बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो ट्यूशंस लेते हैं, यानी कि वो स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं फिर घर पे भी पढ़ाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है आप अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए कि आखिर क्या रीजन है कि ये टीचर ऐसा करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि टीचर्स जो है ना घर पे भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है उनका जो सब्जेक्ट मैटर है कहीं ना कहीं वो रिवाइज कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा रिवीजन होने के कारण ना क्या होता है कि गलतियाँ कम होती है और चीज़ों को अच्छे से वो और समझाने का तरीका खोज पाते हैं। मतलब कि एक तरीके से पढ़ाने से रिवीजन हो रहा है, सिंपल बात। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर्स की इतनी भूखमरी की स्थिति हो जाती है, स्टार्विंग कंडीशन हो जाता है कि उन्हें ट्यूशन पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो भूखे मर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि ऐसे टीचर्स जो है ना जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा एक्स्ट्रा अर्न करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, या फिर ऐसे टीचर्स वेलफेयर का वर्क करना चाहते हैं, कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए वो स्कूल में तो ज्ञान देते हैं, घर पे भी ज्ञान देना चाहते हैं, इसीलिए ट्यूशंस पढ़ाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे टीचर्स है ना हमेशा एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए वो ट्यूशंस लेते हैं। कोई कल्याणकारी कार्य नहीं करना होता है और ना ही उन्हें भूखमरी की स्थिति होती है कि ट्यूशन पढ़ाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक सुपीरियर टीचर, श्रेष्ठ शिक्षक कौन होता है? जो अपना सारा ही समय स्कूल को दे, या फिर स्कूल के सारे ही डिसिप्लिन को या जीवन के हर डिसिप्लिन को बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्ती से पालन करे, या फिर वो टीचर बहुत ही इंटरेस्टेड रहे अपने स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, या फिर उस टीचर में लीडरशिप क्वालिटी हो और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से गाइड करे। कौन सी क्वालिटी बेस्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है कि आप अपना पूरा ही समय स्कूल को दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ना कोई बहादुरी की बात नहीं है कि आप अपना पूरा समय दे रहे हैं। आप यदि अपना पूरा समय दे रहे हैं इसका ये मतलब है कि आप अपना टाइम लिमिट में काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको पूरा समय देने की जरूरत पड़ रही है। तो यदि कोई शिक्षक अपना पूरा ही समय देता है तो ये कहीं ना कहीं उसकी डिसक्वालिटी के अंदर आएगी। नेक्स्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से
फ्री और कंपलसरी एजुकेशन किन्हें देने का निर्णय लिया गया था हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है, वो भी निःशुल्क। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या हो जाएगा? इवेल्युएटिंग। तो देखिए, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मैंने लेक्चर लिया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वो लेक्चर आप लोग जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का ही टॉपिक है, तो उसमें आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। उसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे नीचे नॉलेज होता है, उसी तरह से सबसे ऊपर क्या होता है, इवेल्युएशन। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए टीचिंग एड क्यों जरूरी है, क्यों हेल्पफुल है? वो टीचिंग के प्रोसेस को क्या बनाता है? इंटरेस्टिंग या फिर कम बोझ का बनाता है, यानी कि बच्चों को बोझ कम लगे, इसलिए टीचिंग एड का यूज करना चाहिए। या फिर जो कंटेंट होता है, जो पढ़ाना है, वो है ना बहुत ही इजी हो जाता है और बच्चों को बहुत ही ठोस से समझ में आता है, यानी कि बच्चे भूलते नहीं है। या फिर अध्ययन जो कराया जा रहा है, जो अध्याय पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ही फैंसी जैसा दिखता है, यानी कि बहुत ही अच्छा दिखता है, इसीलिए बस इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। टीचिंग एड का इस्तेमाल करने से ना बच्चों को बहुत दिलचस्पी आने लगती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है और चीज़ों को वो और अच्छे से और तेजी से सीखते हैं और लंबे समय तक उन्हें याद रहता है। इसीलिए टीचिंग एड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या नरेशन मेथड? तो इसका आंसर हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होता है। इसमें बच्चों को खुद चीज़ों को करके सीखना, इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि वो कोई भी कार्य को खुद करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे। इसीलिए ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, ये बहुत ही अच्छा होता है और ये मैंने मेथड्स ऑफ टीचिंग वाले लेक्चर में कवर किया है। तो आप वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ और भी कई मेथड्स ऑफ टीचिंग को देख सकते हैं और उसे इजी वे में समझ सकते हैं। मैंने उस लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस, ये किस तरह का कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? हम अपनी बातों को अगर सामने वाले के सामने रख रहे हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वो किसी भी तरह से रखा जा सकता है, बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा या फिर अपने एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपीयरेंस के द्वारा। तो जो भी मनोवृत्ति या क्रियाएं हम कर रहे हैं या अपनी उपस्थिति को जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे किस तरह का संचार का पता चलता है। तो ये सारे ही नॉन वर्बल होते हैं, क्योंकि इसमें हम एक भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को भी देख लें, क्योंकि इससे आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड समझने में बहुत आसानी होगी और आप लोगों से क्वेश्चंस भी सॉल्व होगा। तो उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे आपको ये सारे ही लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment in the comment section. Thank you.